कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों और वे लोग भी जो लोग इतिहास के शोध कार्य में लगे हुए हैं, उन सबका यहाँ अभिनंदन करते हैं और शुरुआत करते हैं चैप्टर 1 समय की शुरुआत से। फिर से बता दें, कक्षा 11 इतिहास, चैप्टर नंबर 1 समय की शुरुआत। इसमें आप देखें, प्रारंभिक समाज, समय की शुरुआत से लेखन, कला और शहरी जीवन, इन विषय बिंदुओं के तहत आपको विस्तार से उन सभी चीज़ों को बताने की कोशिश होगी जिससे काफ़ी कुछ स्पष्ट हो सके। हालांकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके संदर्भ में चाहे जितनी भी जानकारी इकट्ठी की जाए वह पूरी नहीं हो सकती। कोशिशें होती हैं कि तथ्यपरक और तकनीकी दृष्टि से जो उपयुक्त जानकारी है आपके सम्मुख रखी जाए, जिससे आपको आगे जानकारी हासिल करने के लिए या किसी शोध कार्य में मदद मिल सके। हम इस चित्र से शुरुआत करते हैं। देखिए, आपके सामने यह चित्र है और बड़े आसानी से आपके सामने एक एक चीज़ों को, हर एक बातों को आपके सामने रखते जाएंगे और इसीलिए हमने इसमें एक पहल की है कि इस चैप्टर को केवल 2 भागों में नहीं बल्कि कई भागों में विभक्त करके आपके सामने रखा जाएगा, जिससे कोशिश होगी हमारी कि हर बिंदु पर स्पष्टता के साथ आपके साथ बातचीत की जा सके। देखिए, आप सबसे पहले समय की शुरुआत से आपने सुना होगा, समय की चर्चा काफ़ी कुछ होती है। जब कभी कोई बात आती है तो लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति का समय ठीक चल रहा है या अमुक व्यक्ति का समय ठीक नहीं है या इस समय तो यह होना ही था। इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो अब आप देखें, इस अनुभाग में हम प्रारंभिक समाजों से संबंधित 2 विषयों के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान केंद्रित रखेंगे। पहला विषय सुदूर अतीत में लाखों साल पहले, अभी तो इस वर्ष को हम 2020 ईस्वी कहते हैं जिसमें हमारी आपकी चर्चा हो रही है। हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं लाखों साल पहले, 1000-2000 साल पहले नहीं, कई लाख साल पहले। आपको उस पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा उन चीज़ों को समझने के लिए बड़े आसानी से, ताकि आपको बहुत सी चीज़ें स्वमेव आपके भीतर आती जाएं। देखिए, आप मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में, हम लाखों साल पहले मानव अस्तित्व का शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जो अब तक तथ्य हैं, उन तथ्यों के संदर्भ में विचार विमर्श करेंगे। सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। पुरातत्व विज्ञानियों ने इतिहास के इस प्रारंभिक चरणों के बारे में हड्डियों और पत्थर के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। देखें, आप किसकी चर्चा होगी? मानव प्राणी की। उद्भव, विकास, प्रादुर्भाव कैसे पैदा हुआ, इसमें जो प्रारंभिक चरण की बात की जा रही है कि जो पुरातत्व विज्ञानी हैं उन्होंने कैसे इस पर अध्ययन किया। इसमें देखें आप, प्रारंभिक चरण में हड्डियों, पत्थरों के औजारों के अवशेषों, 2 बात प्रमुख रूप से आप देखें। पुरातत्व विज्ञानी अर्थात जो उन्हें प्राप्त हुआ, क्या हड्डी या वे पत्थर के औजार जो अवशेष के रूप में मिले हैं, उनका अध्ययन किया। पुरातत्व विज्ञानियों ने आरंभिक मानव के जीवन के बारे में पुनर्निर्माण करने के प्रयत्न किए हैं। उन्होंने यह जानने की कोशिश की है
कि वे कैसे घरों में रहते थे। आप देख सकते हैं बहुत सी चीजें हैं जो हम बार बार विद्यार्थियों से कहते हैं कि प्राचीन में क्या था, अब क्या है, आगे क्या होने वाला है। इन तीनों संदर्भों में किसी विषय वस्तु को वे देखें और समझें, उससे उनको समझने में सहूलियत होती है। यहाँ पर लाखों वर्ष पहले की चर्चा होने जा रही है कि आखिरकार मानव का उद्भव, मानव का विकास या मानव का प्रादुर्भाव या मानव का जन्म, इन सब के संदर्भ में जो अब तक मिले साक्ष्य हैं, उन साक्ष्यों प्रमाणों के आधार पर आपके सम्मुख ये चीजें रखी जा रही हैं। आप देखिए आप कि कैसे घरों में रहते थे। वे पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल बीजों को इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके, देखिए आप तीन बातें प्रमुख रूप से आ गई। यह लग सकता है विद्यार्थियों को आखिर का इतना विस्तार से क्यों बताया जा रहा है। विस्तार से बताने के पीछे कारण है। अगर हम आपके सामने ऐतिहासिक चीजों को विस्तार से नहीं बताएंगे तो उसमें काफी कुछ अस्पष्टता बनी रहेगी जो आपके लिए सुविधाजनक नहीं होगी। तीन बिंदु आप देखें। पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल बीजों को इकट्ठा करके, जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण कैसे करते थे। तीन प्रमुख बातें आई। कंदमूल पेड़ पौधों से जो उत्पन्न हुए, बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके वे किन तरीकों से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करते थे। यहाँ देखें आप, भाव और विचार अभिव्यक्त करने का तरीका किस तरह का था। आप यह भी पढ़ेंगे कि आदमी द्वारा आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू हुआ। और अंत में आप यह भी देखेंगे कि आज की दुनिया में जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मोसोपोटामिया अर्थात वर्तमान का इराक, स्पष्ट होती चले, बातें स्पष्ट होती ही रहनी चाहिए। मोसोपोटामिया हमने याद कर लिया, इससे काम नहीं चलेगा। मोसोपोटामिया अर्थात वर्तमान में इराक, और हमें विश्व के नक्शे पर भी इन स्थानों को बखूबी समझना होगा। कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई। इन नगरों का विकास मंदिरों के साथ आसपास हुआ था। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों या पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाए जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपिकों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप यह भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। यह विचारणीय प्रश्न है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ होता तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां कैसे संभव होती। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा काम चलाओ घरों, आसरों तथा शिलाश्रयों, शिला का पत्थर, उसके आड़ में उसका आश्रय में रहने वाले इंसानों ने आगे चलकर गांवों और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। यह एक लंबी कहानी है। ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी हैं जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। खानाबदोश जिंदगी, इसको आप जान लें, जैसे आज हम यहीं पर हैं, यहाँ जो कुछ मिला
खाए पिए रहे, रुके, कुछ काम काज हमने किया, उसके बाद फिर हमने यहाँ से क्या किया, अपना डेरा डंडा लेकर के किसी अन्य स्थान के लिए निकल पड़े। फिर वहाँ कुछ दिन रहे, उसके बाद फिर वहाँ से आगे बढ़े। एक खानाबदोश जिंदगी का अभिप्राय है। किसी भी विषय में हमारा मानना है कि शब्दों को अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो बहुत सी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। और हमारी कोशिश भी होती है कि विद्यार्थियों के सामने उन शब्दों को स्पष्ट करते चले। और जो अध्ययन करता लोग हैं, अध्ययन क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें भी वे भी इन बातों का ही प्रयास करते हैं, जो अक्षर या शब्द हैं उसके वास्तव में मायने क्या है वह समझ में आ जाए। आगे देखें, जो लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुआ था, यहाँ आपको लग रहा होगा 10,000 साल पहले, अभी तो 2020 चल रहा है, इसका मतलब काफी पहले। इस दृष्टि से काफी पहले नहीं है। अभी हम आगे आपको 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इससे पहले की गतिविधियों के बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे। अभी 10,000 साल की बात हो रही है। आगे विषय में एक में देखेंगे, खेती अपनाने से पहले लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधों की उपज इकट्ठी किया करते थे। धीरे धीरे उन्होंने भिन्न भिन्न पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जैसे वे कहाँ उगते हैं, वे किस मौसम में फलते हैं, आदि आदि। इस जानकारी के आधार पर उन्होंने पौधे उगाना सीख लिया। पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालों की फसलें उगाई जाती थीं। पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में ज्वार, बाजरा और धान की फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। 2 स्थानों की चर्चा हो रही है, पश्चिम एशिया, गेहूं और जौ, मटर और कई तरह की दालें, और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया, ज्वार, बाजरा और धान की फसलें। ज्वार बाजरा अफ्रीका में पैदा किया जाता था। उन्हीं दिनों लोगों ने भेड़, बकरी, ढोर, सुअर और गधा जैसे जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया था। देखिए आप यहाँ पर एक चीज बता दें, इंसान ने सबसे पहले पालतू किसको बनाया? कुत्ते को। उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। उसके बाद अन्य चीजों को। पौधे से निकलने वाले रेशों जैसे रुई, पटसन और पशुओं पर उगने वाले रेशों जैसे ऊन आदि से कपड़े बुने जाने लगे थे। कुछ समय बाद आज से लगभग 5,000 साल पहले ढोरों और गधों जैसे पालतू जानवरों को हलों, गाड़ियों में जोता जाने लगा था। इस घटना के फलस्वरूप और भी अनेक परिवर्तन हुए। जब लोग फसलें उगाने लगे तो उन्हें एक ही स्थान पर तब तक रहना पड़ता था जब तक कि उनकी उगाई गई फसल पक न जाए। इसलिए एक स्थान पर बसकर रहना आम बात हो गई और इसके फलस्वरूप लोग अपने रहने के लिए अधिक अस्थायी घर बनाने लगे। अभी खानाबदोश जिंदगी के बारे में बताया गया आपको, लेकिन जब खेती के क्रम में आगे बढ़े हो, फसलों को उगाने के क्रम में आगे बढ़े, स्वाभाविक है कि फसल जब तक पक नहीं जाएगी तब तक उस स्थान को कैसे जा सकते हैं। इन स्थितियों में उन्होंने अपना ठिकाना रहने का बनाया। इस बीच कुछ जन समुदायों ने मिट्टी के बर्तन बनाना भी सीख लिया। अनाज और अन्य उपज इकट्ठी करने के लिए नए उगाए गए अनाजों से तरह तरह के भोजन बनाने के लिए इन बर्तनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। खाद्य पदार्थों को अधिक स्वादिष्ट और सुपाच्य बनाने के लिए भोजन बनाने की प्रक्रिया पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा। साथ ही पत्थर के औजार बनाने के तरीकों में भी बदलाव आया। हालांकि औजार बनाने के पहले वाले तरीके भी चालू रहे, पर कुछ औजारों उपकरणों को घिसाई की विशद प्रक्रिया के जरिए चिकना, पालिशदार बनाया जाने लगा। अनेक नए उपकरण बनाए गए। अनाज की पिसाई और सफाई के लिए
ओखली व मूसल और पत्थर की कुल्हाड़ी, कसिया और फावड़ा जिनसे जुताई के लिए भूमि साफ की जाती थी, बीज बोने के लिए खुदाई की जाती थी। कुछ इलाकों में लोग तांबा और टिन रागा जैसी धातुओं के खनिजों का उपयोग करना सीख गए। कभी कभी तांबे के खनिजों को इकट्ठा करके उन उनके खास नीले हरे रंग की वजह से उनका इस्तेमाल किया जाता था। इससे आगे चलकर धातुओं से गहने औजार बनाने का रास्ता खुल गया। दूरस्थ स्थानों और समुद्रों से उत्पन्न होने वाली कुछ अन्य प्रकार की चीजों के बारे में भी जानकारी बढ़ती जा रही थी। ये चीजें थी लकड़ी, पत्थर, हीरे जवाहरात, धातुएं, सीपियां और ऑब्सिडियन। ऑब्सिडियन क्या है इसको आप समझ लें। ज्वालामुखी का पक्का जमा हुआ लावा, इसको बोलते हैं ऑब्सिडियन। स्पष्टतर लोग इन चीजों और इनके बारे में अपनी जानकारी के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे और उनका प्रसार करते रहते थे। इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती गई, गांव और कस्बों का विकास होता गया, लोगों का आवागमन बढ़ता गया। फलस्वरूप पुराने छोटे छोटे जन समुदायों के स्थान पर छोटे राज्य विकसित हो गए। ये परिवर्तन बहुत धीमी गति से हुए और इस प्रक्रिया में कई हजार वर्ष लग गए। हम तो कहते हैं लाखों वर्ष लगे, लेकिन जब शहर स्थापित हो गए और उनका विकास होने लगा तो इन परिवर्तनों की रफ्तार भी तेज हो गई। इसके अलावा इन परिवर्तनों के दूरगामी परिणाम निकले। कुछ विद्वानों ने इसे क्रांति कहकर पुकारा। क्रांति की मीनिंग या अर्थ या मायने हम स्पष्ट कर दें। प्राय भ्रम की स्थिति विद्यार्थियों में रहती है। क्रांति का अभिप्राय परिवर्तन से है, बदलाव से है, जबकि सामान्य तौर पर विद्यार्थियों को इससे खून खराबा, मारपीट या अन्य चीजों से समझ में आती है। यह नहीं है। क्रांति का अभिप्राय परिवर्तन से है, बदलाव से। हाँ, क्रांति के प्रकार अलग अलग हो सकते हैं। परिवर्तन धीमी गति से भी हो सकता है, परिवर्तन उससे थोड़ी तेज गति से भी हो सकता है और परिवर्तन काफी तेज गति से भी हो सकता है। यह क्रांति का स्वरूप है। जब भी क्रांति शब्द का प्रयोग कहीं करें या क्रांति शब्द कहीं लिखा उसको पढ़ें तो उसका आशय इसी अर्थ में लें, क्योंकि लोगों के जीवन में संभवतः इतना अधिक परिवर्तन आ गया था कि उन्हें पहचानना ही मुश्किल हो गया था। जब आप आरंभिक इतिहास में इन दो विपरीत विषयों का अन्वेषण खोजबीन छानबीन, तो इन निरंतरताओं और परिवर्तनों का अवश्य अवलोकन करें। यह भी याद रखें कि हमने प्रारंभिक समाजों में से कुछ को ही उदाहरण के तौर पर विस्तृत अध्ययन के लिए चुना है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के प्रारंभिक समाज थे, जैसे किसान समुदाय, पशुचारक यानी ग्वाले लोग, शिकारी संग्राहक समुदाय और नगरवासी लोग। देख सकते हैं